भाई अगर आज अल नसर हार गई ना कसम से चैंपियंस लीग प्री नॉकआउट मैचेस में, तो भाई बवाल हो जाएगा। फिर मैं समझ जाऊंगा कि ये तो टट्टी है। अल नसर एक्चुअली में सऊदी लीग का टॉटनम क्लब है। पर खैर, सबसे पहले अगर हम आज के एपिसोड की अपनी पहली अपडेट की बात करें तो भैया यहाँ पर एल कैपिटानो सर्जियो रैमोस पे अब यहाँ पर कंक्लूजन बनता हुआ दिख रहा है। बहुत चीजें सामने निकल के आ रही थी कि भाई यूरोप में वो सविया में अपना होम कमिंग रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एल गैलेक्सी की बात करें, इसके बाद यहाँ पर अगर हम अल इतिहाद की भी बात करें, लेकिन अब यहाँ पर ना ही स्पेन, ना ही सऊदी अरेबिया और ना ही अमेरिका, यहाँ पर टर्की वो देश होने वाला है जहाँ पर सर्जियो रैमोस शायद से अपने प्लेइंग करियर का लास्ट चैप्टर लिखने वाले हैं। और यहाँ पर भी गैलाटासरे को बीट करते हुए अब बेसिक्तास यहाँ पर वो क्लब बनता हुआ दिख रहा है जो कि अपना फॉर्मल ऑफर देने वाली है और जिसको सर्जियो रैमोस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्लोज सोर्सेज बता रहे हैं एक्सेप्ट कर लेंगे। ये काफी बड़ी चीज है। आई थिंक टर्की, अगर टर्किश क्लब की बात करें, बेसिक्तास, गैलाटासरे, इन्होंने कुछ ऐसी साइनिंग करी है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है। तो अगेन उन लीग के लिए तो काफी बढ़िया है। क्या सर्जियो रैमोस के लिए बढ़िया है? आई थिंक यस, क्योंकि भाई उनको यहाँ पर यूरोपियन कप कंपटीशन खेलने को मिलेगा और मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में बताया था कि यूरोप में रहना इस समय उनकी काफी अच्छी प्रायोरिटी है। इसी के साथ अगर अपने अगले अपडेट की बात करें तो आते हैं हम यहाँ पर अल टॉटनम सेक्सी नसर पे। देखो यहाँ पर मामला ऐसा हिसाब है कि भाई देखो, आप ऑलरेडी सऊदी लीग में 2 गेम हार चुके शुरुआत के, तो आपके जो टाइटल होप्स हैं उस पर तो पहले ही आपने टॉयलेट कर दी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो एक ऐसी चीज पे हम बात करने वाले हैं जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा फेमस है, एंड दैट इज क्लच। और आज के अगर मैच की बात करें जो कि यहाँ पर शबाब अल आली सऊदी अल बिन सलमान खान टीम से, जो कि सऊदी अरेबिया की टीम है, तो वहां पर अगर ये बाहर हारते हैं तो ये चैंपियन लीग से बाहर हो जाएंगे। जो एएफसी एशियन चैंपियन लीग है वहां पर अगर ये जीतते हैं तो इस बार एशियन चैंपियन लीग में 4 टीम जाने वाली है, जिसमें अल इत्तिहाद भी है, जिसमें अल हिलाल भी है, जिसमें अल नसर भी है और जिसमें आई थिंक अल शबाब अल आली भी है। तो ये चारों टीम है जो कि शायद से हमको आने वाले एएफसी चैंपियन लीग में देखने को मिलेगा। और अगर रोनाल्डो भैया इंडिया भी आ सकता है, क्या कौन भरोसा, किसका क्या भरोसा अगर सितंबर में ग्रुप स्टेजेस में हमारा नाम निकल गया। आज की अगर बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो वहां की टीम है वो पिछले साल यूएई का वो लीग जीती थी और 10 गेम अनबीटन भी है। तो वो यहाँ पर डेफिनेटली एक अपसेट कोशिश कर सकते हैं। हम अपने चैनल पे उसका वॉच लॉन्ग जरूर करेंगे, तो आप चैनल पे जरूर बने रहना। इसी के साथ अगर अपनी अगली अपडेट की बात करें तो वो आती है यहाँ पर बार्सिलोना से। सबसे पहले तो भाई देखो, याओ फेलिक्स टू बार्सिलोना बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिख रहा है। देखो, जाओ फेलिक्स को एथलेटिको मैड्रिड ने अपने स्क्वाड से ही बाहर कर दिया, मतलब किसी भी मैच डे स्क्वाड में वो बेंच पे भी नहीं बैठेगा, तो बाहर है वो। साफ उन्होंने कह दिया कि भाई तू देख ले, तेरे को कोई क्लब खरीद रहा है तो खरीद रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम एथलेटिको मैड्रिड ये मानने को तैयार भी नहीं है कि भाई हमने जो 120-125 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है हम उस पर लॉस नहीं लेना चाहेंगे। ना 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 ना, लॉस नहीं लेंगे हम बहुत बड़े वो है, बिल्कुल ईरानी विक्टोरिया है कि हमारे सब सामने झुकेंगे। कोई क्लब खरीदने के लिए तैयार नहीं है। एंड द मोस्ट वियर्ड फैक्ट अबाउट इसके 50% डिस्काउंट पे भी खरीदने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा जाओ फेलिक्स है कि भैया जोमेटो का शेयर वो है, क्या कहते हैं, स्टॉक है, इतना खराब थोड़ी है। मतलब जोमेटो का तो फिर भी आप व्यवहार हो कह सकते हो, ये तो बहुत ही खराब है। खैर, यहाँ पर मामला ये बताया जा रहा है कि भाई जाओ फेलिक्स बार्सिलोना की प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब चाहे वो सपने में देख के हिलाए या कुछ भी करे, हु नोज। इसी के साथ भाई यहाँ पर सर्जिनो डेस्ट यहाँ पर अब पीएसवी को ज्वाइन करने वाले हैं। और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी मैंने जस्ट पढ़ा है कि भाई सर्जिनो डेस्ट को पहले रजिस्टर्ड करवाया गया और बाद में उसको लोन पे दिया गया। इससे जो सैलरी है वो एफएफपी में काफी ज्यादा मदद करेगी। तो अगेन भाई जीनियस माइंड यहाँ पर बार्सिलोना ने खेला है, थोड़ा सा इकोनॉमिक लूपहोल ढूंढने के लिए और अपने आप को रिलैक्सेशन देने के लिए। साथ ही कंसेलो की डील भी यहाँ पर अब हमको समराइज होते हुए दिखने वाली है। और इसी के साथ भाई लॉन्गले की अगर हम बात करें तो भाई टॉटनम जो कि 15 मिलियन देने में रिलक्टेंट है, वहां पर भी शायद से बार्सिलोना उनको डिस्काउंट दे देगी, जैसे जैसे अब हम ट्रांसफर डेडलाइन डे के करीब आते हुए दिख रहे हैं। बात ट्रांसफर डेडलाइन डे की है और अगर हम अपने इस पूरे फुटबॉल हिस्ट्री के, फुटबॉल जगत की अगर हम सबसे बड़ी बहू और सबसे नोटोरियस और मिस्चीवियस प्लस नॉटी बहू की बात करें तो बात करते हैं यहाँ पर किलियन एम्बापे की। और मैं से बताऊं, एम्बापे पे एक एक्सक्लूसिव एपिसोड बनाने वाला था कि भाई एम्बापे का चैप्टर खत्म है मेरे ओपिनियन में। हाउएवर जब मैं आज का डेली एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे को ESPN और सही बताऊं तो DROS जो कि पूरे स्टोरी का ओरिजिन है, उन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट लिखी है कि भैया यहाँ पर जो PSG के साथ अभी मीटिंग हुई है एम्बापे के पूरे एंटराज की, एम्बापे मम्मी, एम्बापे के पापा, इन तीनों माँ बेटों की हुई है यहाँ पर।
वहां पर सबसे पहले तो टेंशन्स को कम किया गया है, वहां पर सबसे पहले एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश है कि भाई कैसे आगे जाना है। हाउएवर अभी जो जिस तरीके से बता रहे थे कि तख्ता पलट हो चुका है, कि बिल्कुल ही यहाँ पर किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है, ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर किलियन एम्बापे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने के बहुत करीब है। ऐसा अब नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ये मैं नहीं कह रहा, बट ऐसा अभी नहीं हो रहा है। ऐसा यहाँ पर कोई लीड नहीं मिली है, ऐसा यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है। जो सिर्फ एक चीज हुई है वो ये है कि भाई एम्बापे को इंटीग्रेट किया गया स्क्वाड में और आगे खेलने का मौका दिया जाएगा। क्या ये बात सच है कि एम्बापे ने अपना लॉयल्टी बोनस गिव अप करा है? इस पे भी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। शुरुआत में जो खबरें आ रही थी, शुरुआत में जो मोमेंटम बन रहा था, उस पर हम सब नजरें बैठाए हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक खबर ये भी निकली है कि भाई PSG चाहे एम्बापे को रुकने के लिए तो फोर्स कर ही रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल तो करवाने ही है। लेकिन उनको पता है कि भैया रियल मैड्रिड है, जैसे वो पिच पे क्लच करते हैं वो ऑफ द पिच भी क्लच कर सकते हैं। इसलिए वो हैरान भी हैं कि रियल मैड्रिड जो कि एम्बापे के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड थी, वो अभी तक यहां पर एक भी हरकत क्यों नहीं कर रही। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर रियल मैड्रिड का लास्ट दिन पे कोई इंटरेस्ट हटाने के लिए, या फिर इवन अगर लास्ट दिन तक, लास्ट मिनट तक भी अगर कोई इंटरेस्ट आएगा, तो जो प्राइस टैग है वो 250 मिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं आपको बता दूं कि मार्सा ने हाल ही में अपडेट दिया था कि भाई यहाँ पर जो अगला अपडेट है रियल मैड्रिड से वो ये है कि शायद से हमको ट्रांसफर डेडलाइन डे के आसपास कायदे से 25-26 अगस्त से 1 सितंबर तक एक 140 या 120 मिलियन का ऑफर आता हुआ दिख सकता है रियल मैड्रिड की तरफ से किलियन एम्बापे के लिए, जिसको ऑफकोर्स पानी के बहाव को चेक करने के लिए होगा। और पानी का बहाव ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तेज है, डूब जाओगे, क्योंकि 250 मिलियन का प्राइस टैग उन्होंने लगाया है। डू आई बिलीव इन दिस थिंग? थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हूं मैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पर मामला नहीं होने वाला है। हाउएवर रियल मैड्रिड, मेरे को अभी भी इस चीज़ पे है कि रियल मैड्रिड एक बार तो टेस्ट जरूर करेगी, मतलब कर सकती है। अब ये भी हो सकता है कि पीयर प्रेशर हो जाए कि भाई यार किलियन एम्बापे तो सांप है, किलियन एम्बापे तो बिच्छू है, गिरगिट है, भाई कभी भी रंग बदल सकता है अपना, कभी भी बेइज्जती करवा सकता है फुटबॉल वर्ल्ड में, तो शायद से वो ना भी करे। बट मेरे को लगता है कि जब इतना इंटरेस्ट है ही किलियन एम्बापे में, पर्टिकुलरली पेरेस का, तो एक बार तो बहाव चेक तो जरूर करेगा, कैसे ना कैसे करेगा, आई डोंट नो। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर लिवरपूल की, तो भाई ग्रेवनबर्ग की अगर हम बात करें, देखो लिवरपूल अपनी मिडफील्ड टारगेट्स पे हारती ही जा रही है और उन पे पैसा भी है, ये हमने देखा था काइसीडो वाली डील पे। लेकिन एक क्लब और है जिसको मिडफील्डर की अब जरूरत है, पर्टिकुलरली प्रीमियर लीग के पहले 2 गेम देखने के बाद तो अब और लग रहा है वो कोई और नहीं बल्कि टेन हैग बॉल है, यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड है। ऐसे में बायर्न म्यूनिख का प्लेयर जो कि है ग्रेवनबर्ग, वो सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है दोनों ही क्लबों में। और दोनों क्लब लास्ट प्लेयर जो था जिसपे भिड़ गए थे वो था कोडी गाकपो। लिवरपूल कोई ऐसा प्लेयर नहीं ले सकती है जिसपे वही हो, सब प्लेयर से भिड़ रही है। और दिक्कत की बात ये नहीं कि प्लेयर क्लब से भिड़ रही है किसी प्लेयर के लिए, दिक्कत की बात ये है कि वो हार रहे हैं। खैर यहाँ पर ग्रेवनबर्ग की बात बताएं तो देखो टुकल ने उसको पहले एश्योरेंस दी थी कि भाई देख मैं खिलाना चाहूंगा तेरे को, थोड़ा टाइम दे मेरे को, और ग्रेवनबर्ग ने भी कहा था कि ठीक है भाई मैं बायर्न में ही रुकना चाहता हूँ, तो इंटरेस्ट फिर हट गया था। लेकिन बाद में यहाँ पर पता चला कि भाई टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला यहाँ पर, और ग्रेवनबर्ग को जो पॉसिबल मिनट्स लग रहे हैं वो बहुत कम है। ऐसे में जो यूरोज में हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड की जो टीम है उसमें स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बनाने के लिए ग्रेवनबर्ग ये मानता है कि उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा, और अब यहाँ पर बायर्न शायद से इस चीज का ऑप्शन देख रही है। हाउएवर टुकल अभी भी नहीं चाहता कि परमानेंट ट्रांसफर हो, वो चाहता है कि लोन पे जाए, बाद में देखा जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर यूनाइटेड और लिवरपूल अब सामने आ चुके हैं एक दूसरे के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ग्रेवनबर्ग को जो उसका ब्रेकआउट करियर दिया था वो भी यहाँ पर टेन हैग नहीं दिया था आईएक्स में, और करंटली अगर टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैं ट्रांसफर हिस्ट्री की बात करूं तो वो भी आईएक्स पे ही और अर्धवेस प्लेयर पे ही है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ी फेवरेट बनी हुई है, पर्टिकुलरली यहाँ पर ग्रेवनबर्ग की बात करें तो। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रांडल कोलू मुआनी की, तो भाई PSG एम्बापे भी आ गया, असेंसियो, एम्बापे तो है ही, असेंसियो भी आ गया, डेम्बेले भी आ गया। अरे फिर भी यार तुम अटैकर ही खरीद रहे हो, मिडफील्डर भी खरीद लो, वेराटी को तुम खिला नहीं पा रहे, क्या कर रहे हो भाई? वही वाली बात है, पता नहीं क्या प्लानिंग करते हैं। लेकिन कोलू मुआनी की बात करें तो 70 मिलियन का ऑफर दिया था, रिजेक्ट हो गया है, बाद में लेके आए 80 मिलियन के ऑफर है, डील हो जाएगी। कोलू मुआनी ने बता दिया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट में 2027 तक है, कि भैया मेरे को यहाँ पर PSG ज्वाइन करना है। उसका सपना है, पता नहीं कितने गंदे गंदे सपने होते हैं, तो उसका यहाँ पर सपना है PSG को ज्वाइन करने का, और कोई क्लब उसको इस समय नहीं भा रहा। मतलब आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि और कोई क्लब को वो भी नहीं भा रहा इस प्राइस टैग पे। बट खैर ये डील होती भी दिख रही है और हो ही जाएगी मेरे ख्याल से, जिस तरीके से यहाँ पर पेरिस सैंट जर्मेन अब इस फाइल पे मोमेंटम और इस फाइल को काफी तेजी से दौड़ा रहे हैं वो। इसी के साथ अगर बात करें काफी सरप्राइजिंग डील की, तो वो ये भाई बेंजामिन पवार्ड टू इंटरनेशनल, जो आज बताया गया है वो ये है कि 30 मिलियन प्लस 2 मिलियन का ऑफर दिया गया था, जो कि बायर्न ने एक्सेप्ट कर लिया है।
मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थी, लेकिन यहां पर इंटरनेशनल ने बीट करा है रेस में, तो आप कह सकते हो कि शायद से बिडिंग वॉर में मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं गई होगी। क्योंकि पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें, नॉट लाइक डाउन प्लेइंग इंटरनेशनल, बट मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो पुल है वो काफी ज्यादा था। एंड अगेन आपको पता है प्रीमियर लीग थोड़ा सा अट्रैक्टिव पोजीशन होता है, लेकिन वही बात है कि बायर्न म्यूनिख यहाँ पर नेगोशिएट और या फिर एग्रीमेंट में नहीं आई होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, और इसलिए यहाँ पर बात नहीं बनी होगी। इसी के साथ आज के अगर लास्ट अपडेट की बात करें तो आती है भैया यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी और डोकू से। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, मैनचेस्टर सिटी ने रेनेस का मोस्ट एक्सपेंसिव बंदा खरीद लिया है। डोकू आई थिंक 50-55 मिलियन की डील है, लेकिन जो इस डील में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई किस तरीके का प्लेयर यहाँ पर किया गया है, कौन है ये डोकू और कैसा प्लेयर है भाई ये गोकू और ये डाकू का मिक्सचर। देखो डोकू एक काफी ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है और सबसे बड़ी बात तो एक्सप्लोसिव है, लेकिन एक्सप्लोसिवनेस के साथ साथ इसके पास ड्रिबलिंग एबिलिटी भी है विद ईदर फुट, राइट फुट, लेफ्ट फुट, प्रिफर्ड फुट राइट फुट है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली वो लेफ्ट फुट से भी काफी अच्छा खेलता है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, ही इज यंग, इंजरी प्रोन लग रहा था, लेकिन अभी तक तो कंसिस्टेंट खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर डोकू मैनचेस्टर सिटी में किस तरीके से खेलेगा, बहुत ही ज्यादा मतलब मजा आने वाला है, क्योंकि इस टाइप का एक्सप्लोसिव प्लेयर तो शायद से मैंने मैनचेस्टर सिटी में देखा था इस पेस के साथ, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज हमको देखने को मिलने वाली है। पर्टिकुलरली इस चीज पे मैं अभी और पढ़ रहा हूं, तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम लोग आगे बात करेंगे डोकू पे या फिर आगे कभी देखेंगे तो हम इस पे बात जरूर करेंगे। लुकास पाकेता की डील भाई अब ऑफ होती हुई दिख रही है और शायद से पाकेता हमको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की भी तरफ देख सकता है वेस्ट हैम में। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।